नमस्कार। तो पॉलिटी की हम लोगों की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में जो हम दूसरा टॉपिक आज डील करेंगे वो होगा हमारा द गवर्नेंस सिस्टम। तो गवर्नेंस सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑटोक्रेसी क्या होती है, यानी जिसे कि हिंदी में एक तंत्र कहा गया है। ठीक। ऑटोक्रेसी क्या होती है, मोनार्की क्या होती है, डिक्टेटरशिप क्या होती है, तानाशाही। डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही, मोनार्की राजतंत्र आपका, डेमोक्रेसी क्या है। और ये सब समझने के बाद से हम ये जानेंगे कि स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज अ स्टेट। स्टेट किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है और स्टेट का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है। अगर किसी को स्टेट की डेफिनेशन में आना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर एक स्टेट होने के लिए क्या रिक्वायर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें कि दैट व्हाट इज अ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन और अ सिस्टम मेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट टेक्स केयर और मैनेज अ कंट्री और अ स्टेट। तो गवर्नमेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है या सिस्टम है जो कि ग्रुप ऑफ पीपल का मिल के बना होता है, जिनका काम होता है कंट्री या किसी स्टेट को मैनेज करना या उसकी देखभाल करना। ठीक। Every government has its own constitution or a set of fundamental principles that it allows to ensure effective governance. अब अगर गवर्नेंस यानी शासन, अगर शासन को इफेक्टिव करना है तो एक सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए, प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिन पर कि वो सिस्टम काम करे। तो इसलिए होता क्या है, अक्सर अमूमन अमूमन हम देखेंगे कि जो भी गवर्नमेंट होती हैं सबके पास पास अपना खुद का एक संविधान होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है या फिर एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है जिस पर कि वो गवर्नेंस करते हैं। ठीक। शासन करते हैं। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज एन ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी जिसे कि हम लोग एक तंत्र भी कहते हैं। तो ऑटोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where the supreme power or rule is in the hands of the सिंगल इंडिविजुअल और एंटिटी। ऑटोक्रेसी मतलब एक तंत्र, नाम से ही समझ में आ रहा है कि पूरा तंत्र जो है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में है। ठीक। ऑटोक्रेसी इंक्लूड्स एब्सोल्यूट मोनार्की यानी राजशाही या राजतंत्र जिसे कहा गया है, वेयर अ फैमिली और अ ग्रुप ऑफ फैमिली रूल अ कंट्री। जहां पर क्या होता है कि एक परिवार या उसके लोग, उसी परिवार से जुड़े हुए लोग किसी भी कंट्री को रूल करते हैं। जैसे कि हम लोग नॉर्थ कोरिया का केस देखते हैं कि वहाँ के सुप्रीम लीडर दादा थे, फिर दादा के बाद पप्पा हुए, पप्पा के बाद बेटवा हो गए। तो इस प्रकार का जहाँ सिस्टम है जहाँ पर कि किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए एक फैमिली से ही मेंबर आ रहा है, उसको हम कहते हैं मोनार्की। ठीक। अब द पोस्ट ऑफ मोनार्क इज इनहेरिटेड इन एन एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी कि जो मोनार्क यानी जो किंग है, उसकी जो जो राजा है, उसकी जो पोस्ट है वो इनहेरिटेड होगी, यानी कि खानदानी होगी। इसीलिए अभी हम देखते हैं कि कांग्रेस के ऊपर ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि ये एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जहां पर कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट जो है वो हमेशा गांधी परिवार से ही आता है। तो ऐसा एलिगेशन बीजेपी वाले लगाते हैं। तो उसी तरह अगर हम देखें कि द पोस्ट ऑफ मोनार्क इज इनहेरिटेड इन एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी राजा की जो पोस्ट है वो क्या होगी, वो खानदानी रहेगी, वो उसी पिता से पुत्र के में ट्रांसफर की जाएगी। अच्छा, मोनार्की इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन अगर आ जाए कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, तो मोनार्की है। हाँ, लेकिन अगर हम आज के समय में बात करें तो ऑटोक्रेसी ऑल्सो इंक्लूड्स डिक्टेटरशिप। तो हमने ये देखा कि ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी यानी कि एक तंत्र जिसके अंदर की जो पावर है वो किसी एक व्यक्ति के अंदर सारी पावर्स रहती हैं। तो उस समय तो चलिए किंग था पहले के समय में, लेकिन आज के समय में डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही को भी ऑटोक्रेसी के अंदर रख दिया गया है। ठीक।
अब डिक्टेटरशिप क्या है आइए देख लेते हैं। तो डिक्टेटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ इंडिविजुअल पोजेसेस एब्सोल्यूट पावर विदाउट एनी इफेक्टिव लिमिटेशंस। अब हमारा जो संविधान है या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली करता क्या है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन लगाता है कि भैया आपको नियम के अंदर रह करके काम करना है, आपको जनता के हित में काम करना है, आप अपनी विम्स एंड फैंसीज पर कोई भी डिसीजन रातों रात नहीं लेंगे। लेकिन डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल यानी वो व्यक्ति जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया में लोगों को ये डिसाइडेड है कि उनको किस प्रकार के हेयर कट रखने हैं, किस प्रकार के बाल का डिजाइन जो है वो रखने हैं। पता चला अगर आप बहुत बढ़िया बाल एकदम स्पाइक कट करा करके रंगवा उंगवा के गए तो वहां का जो डिक्टेटर है उसका अगर मूड खराब हुआ तो वो आपको टैंक के सामने लगवा के और आपको धुआं कर देगा। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस एट प्रेजेंट। तो आज के समय में हम अगर बात करें तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय मोस्ट पॉपुलर अगर कोई गवर्नेंस यानी शासन की प्रणाली है उसे उसमें डेमोक्रेसी को काउंट किया जाता है। ठीक, इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द फाइनल पावर रिजाइड्स इन द पीपल, यानी कि जो फाइनल पावर है, फाइनल अथॉरिटी है वो लोगों के यानी कि सिटीजन्स के हाथ में रहती है। ठीक है, इतना तो ये तो बच्चे भी जानते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि स्टेट क्या होता है, व्हाट इज अ स्टेट। तो अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट के पास बेसिकली 4 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। पहला होता है क्या, पहला है पॉपुलेशन, दूसरी है टेरिटरी यानी उस स्टेट के पास पॉपुलेशन यानी लोग होने चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, उसकी खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए, एंड द फोर्थ वन इज सोवर्निटी यानी संप्रभुता। तो ये 4 चीज़ों में मिल करके या 4 चीज़ें जो हैं ये अनिवार्य हैं किसी भी स्टेट के पास होने के लिए। ठीक, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंस यानी पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवर्निटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है सोवर्निटी को। सोवर्निटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट अमंग दीज 4, इन चारों में से। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया बिफोर 1947 वाज नॉट अ स्टेट। 1947 से पहले इंडिया स्टेट नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी पॉपुलेशन तो थी, टेरिटरी भी थी, गवर्नमेंट भी थी, लेकिन उसके पास खुद का सोवर्निटी नहीं था। वो सोवर्निटी किसके हाथ में थी? वो ब्रिटिश के कंट्रोल में थी। मतलब क्वीन एलिजाबेथ का बर्थडे लंदन में मन रहा है, पटाखे यहां फोड़े जाते थे। तो सोवर्निटी नहीं थी। इंडिया अपने डिसीजंस को, एक्सटर्नल डिसीजंस जो कुछ भी थे वो खुद से नहीं ले सकता था। 1947 के पहले वो कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में था यानी अंग्रेजों के हाथ में था। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट में आते हैं कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, यानी शासन के बेसिकली 2 प्रकार हैं आज के समय में। एक है पार्लियामेंट्री और दूसरा है प्रेसिडेंशियल। ठीक, इंडिया फॉलोज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, इंडिया कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ यूनाइटेड किंगडम। अब भाई वाजिब सी बात है कि हम अंग्रेजों के द्वारा 200 साल 250 साल अगर रूल किए गए हैं तो हम उन्हीं के गवर्नमेंट के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं आज के समय में। तो हमने जो फॉलो किया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वो था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें क्या होता है कि इन पार्लियामेंट्री सिस्टम members of the executive are taken from the legislature and are also accountable to the legislature। यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो कहां से लिए जाते हैं? लेजिस्लेचर से। जैसे प्रधानमंत्री जो हैं वो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फिर उसके बाद उनको चुना गया है प्रधानमंत्री के लिए। उसी प्रकार से फाइनेंस मिनिस्टर भी, उसी प्रकार से डिफेंस मिनिस्टर भी। तो प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स हैं दे आर एग्जीक्यूटिव। लेकिन इनको लिया कहां से गया है? इनको लिया गया है संसद भवन से यानी लेजिस्लेचर से लिया गया है। ठीक, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी
कहते हैं। ठीक, अब गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पॉपुलर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड रिमेन्स इन पावर टिल इट हैज द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इन दैट हाउस। अब ये आपको पता ही होगा कि भाई सरकार, गवर्नमेंट जो होती है वो संसद को लेकर के अकाउंटेबल होती है, और कोई भी गवर्नमेंट तभी तक है जब तक कि उसको सपोर्ट मिला हुआ है हाउस से। मेजॉरिटी जब तक किसी भी गवर्नमेंट की हाउस ऑफ पीपल में रहेगी, यानी संसद में जब तक किसी भी गवर्नमेंट की लोकसभा में मेजॉरिटी सपोर्ट रहेगा तब तक ही मोदी जी की सरकार चल पाएगी। अगर नहीं होता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा और फिर सरकार गिर जाती है। Thus, cabinet form of government is a mechanism to ensure collective responsibility of the government to the people. अब अगर लेजिस्लेचर को, जो एग्जीक्यूटिव हैं यानी मिनिस्टर्स, अगर लेजिस्लेचर को लेकर के अकाउंटेबल हैं, दैट मीन्स ये एक तरीके से शो करता है कि वो गवर्नमेंट जो है वो पीपल को अकाउंटेबल है, उसका उत्तरदायित्व जो है वो, या आंसरेबिलिटी जो है वो लोगों के लिए है, क्योंकि लोग ही उसे चुन करके भेज रहे हैं। ठीक है, इन इंडिया कैबिनेट सिस्टम इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? तो द प्राइम मिनिस्टर। ये याद रखिएगा, हेड ऑफ स्टेट इंडिया का होता है प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट, और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर। तो इंडिया में कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। ठीक, इतना क्लियर है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वेयर द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि इंडिया के अंदर जो सुप्रीम पावर है वो इंडिया के लोगों के हाथों में दी गई है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड फॉर अ यूनिफाइड अथॉरिटी बट मेक्स अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, जैसे कि हमने 7th शेड्यूल में देखा हुआ है कि सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो यहाँ पर यूनिफाइड अथॉरिटी यानी एक व्यक्ति के हाथ में सारे ताकतें नहीं दी गई हैं, यहाँ पर क्या किया गया है? डिवीजन ऑफ पावर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जिसे कि हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक, अब फेडरलिज्म जो है इसके लिए कौन कौन से कमीशंस काम किए थे, कमेंट करके बताइएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर, यानी जो भारत का संविधान है उसके अंदर दोनों फेडरल और यूनिटरी दोनों फीचर है। ठीक, कौन कौन से फीचर हैं जिनकी वजह से वो फेडरल कहा जाएगा? फेडरल यानी कि जहां पर की डिवीजन ऑफ पावर हो। तो फेडरल फीचर की अगर हम बात करें तो पहला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि क्वेश्चन सीधे आ सकता है कि विच आर फेडरल फीचर्स एंड विच आर यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल फीचर्स की अगर हम बात करें तो पहला जो है फेडरल फीचर वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा हुआ संविधान। दूसरा, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तीसरा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। चौथा, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। तो ये सारे फेडरल फीचर्स थे। यहीं पर अगर हम यूनिटरी फीचर्स की बात करें तो सिंगल सिटीजनशिप, जैसे यूएस में क्या है कि आपके पास सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, आपको 2 सिटीजनशिप रखनी पड़ेगी। द अपॉइंटमेंट, तो उसी तरह से इंडिया में क्या है कि सिंगल सिटीजनशिप, यहां पर आपको केवल एक ही सिटीजनशिप रहनी है और आपको पूरे भारत में आप कहीं भी भ्रमण करिए, आपकी सिटीजनशिप सब जगह केवल आपको इंडियन जाना जाएगा। ठीक है, दूसरा यूनिटरी फीचर क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। तीसरा, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। चौथा, एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट, यानी पार्लियामेंट जो है वो इंप्लीमेंट कर सकती है इंटरनेशनल एग्रीमेंट। यूएस में ऐसा नहीं है क्योंकि वहां पर क्या है, वो फेडरल है पूरी तरीके से। यहाँ क्या है, इंडिया में फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। तो ये याद रखना है कि फेडरल फीचर्स क्या क्या है, तो यू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ये पॉइंट एकदम रटा हुआ होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम यूनिटरी फीचर्स की बात करें तो सिंगल सिटीजनशिप, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, यानी जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट, उसको प्रेसिडेंट चुनता है। तीसरा, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट भारत में कहीं पर भी इमरजेंसी लगा सकता है।
एंड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, यानी कि बाहरी जो भी एग्रीमेंट हुए हैं विदेश में, उनको इम्प्लीमेंट करने की पावर जो है वो भी पार्लियामेंट के पास में है। तो ये यूनिटरी फीचर हो गया। इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो जहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे यूएस में, वहां क्या होगा कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक, यहां पे हमारे यहां क्या है, हमारे यहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए पीएम इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। लेकिन वहां जहां पर कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पर प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए। सबसे बढ़िया और तगड़ा एग्जांपल जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वो कहां पे है, यूएस में। ठीक, आगे चलते हैं। अब ग्रैनविले ऑस्टिन जो है वो डिस्क्राइब्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में भारत के संविधान को ग्रैनविले ऑस्टिन ने क्या कहा था कि इट्स अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी दोनों एक दूसरे से, सेंट्रल और स्टेट एक दूसरे से क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। केसी वेरे ने क्या डिस्क्राइब किया था, कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्वासी फेडरल है। ये सब पीटी के लिए फैक्चुअल नॉलेज है, ये आप जितना याद रख सकते हैं याद रखिए, या तो नोट्स बना लीजिए या इसी वीडियो को 2x पे या 1.25x पे लगा करके फास्ट फॉरवर्ड में आप रिवाइज कर सकते हैं। तो केसी वेरे जो थे उन्होंने डिस्क्राइब किया इसे क्वासी फेडरल। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा, तो बी आर अम्बेडकर ने कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन अ टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म, दैट इज इट कंटेन्स बोथ फेडरल एज वेल एज यूनिटरी फीचर। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारा भारत का संविधान है ये एकदम सख्त रूप से फेडरल नहीं है, इसके अंदर दोनों फेडरल फीचर्स भी हैं और यूनिटरी फीचर्स भी हैं। तो ये स्टेटमेंट कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा, तो वहां पर ये 3 आ जाएगा, कभी अगर कहीं से आया तो ये आप कर लेंगे उसके बाद। अब आइए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या है। तो ये पीटी आईएएस के आईएएस आई थिंक 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। स्टेट को कौन सबसे तगड़े से डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। अब 4 ऑप्शन दिए हैं। अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, स्टेट में व्हाट इज अ स्टेट। तो स्टेट में मैंने आपको बताया था कि 4 एसेंशियल फीचर्स होते हैं, 4 एसेंशियल एलिमेंट्स, वो उसमें बताया था पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवर्निटी। तो क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछ रहा है कि बेस्ट स्टेट को कौन डिफाइन कर रहा है। तो कम्युनिटी ऑफ पर्सन, यानी ये हो गया क्या, पॉपुलेशन। परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, तो टेरिटरी भी हो गई। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी कि अगर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है दैट मीन्स वो क्या है, सोवरेनिटी। एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। तो ये चारों फीचर ऑप्शन ए में हमें मिल रहे हैं, यानी कि ये ए। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको मान लीजिए पढ़ने का मन कर रहा है तो आप एक बार और से पढ़ लीजिएगा। तो ये चारों में से ये ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। ठीक, विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। तो मैंने आपको बताया कि सोवर्निटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसी तरह